चलें। यासर, यू कैन स्टार्ट नाउ। और मीटिंग इज लाइव। ओके। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। काफ़ी ज़्यादा जो हैं मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट आई कोड गुरु। और जो नहीं जानते इसके बारे में, लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट इट अ बिट। आई कोड गुरु एक्चुअली प्लेटफॉर्म जो शेयर लर्न और ग्रो को प्रमोट करता है। it is an online setup that is promoting different studies and different courses to the students, and they all are for free. It is mentoring the students, it is guiding the students towards the new pillars of the success. So the main missions of iCode Guru are employability, to the students, to the newly graduate students and other ones who are seeking employments. ये हाईटेक स्किल्स टीच करता है उनको जिनको आगे अपना पाथ वे पेव करना है टुवर्ड्स द सक्सेस। और ये इंटरनेशनल मेंटर्स के थ्रू आपकी मेंटरिंग करता है, जो आपको गाइडलाइन देते हैं, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज करने में गाइडलाइन देते हैं, और जो खुद एक सक्सेस से गुजर के आए होते हैं। सो आईकोड गुरु का मेन फोकस तकरीबन 18 सेशंस एक पर डे हो रहे होते हैं, जिसमें मैक्सिमम आइट्स के, जीआरई के, पाइथन के, मशीन लर्निंग के और लीड कोड और डीएसए मौजूद हैं इसमें। इन सब सेशंस को आप सबके लिए लाइव किया जाता है, और उसके अलावा इनकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो फेसबुक पर भी अवेलेबल होती हैं। आईकोड गुरु की रीसेंट अचीवमेंट्स में हैकाथॉन अवार्ड्स, फुली फंडेड ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप्स और एडमिशन्स, लोकल इंटर्नशिप्स और जॉब्स इंक्लूडेड है इसमें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गोल्डन प्लेस, और 38 टीम्स ने 9x9 पजल्स इन CS50 पजल डे, जबकि 301 स्टूडेंट्स फ्रॉम आईकोड गुरु पार्टिसिपेटेड इन गूगल जैम. So this displays the power of iCode Guru, that it displays to the new students and the ones who are newly graduated or are going to graduate. So ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की जिनसे स्टूडेंट्स अब तक इन अमेरिकन यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच चुके हैं। आईकोड गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेसिफिकली यूएसए को टारगेट करता है और यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को। जो स्टूडेंट्स इधर पहुंचे उनके प्रोफाइल्स भी आप देख सकते हैं। दे वर एवरेज प्रोफाइल्स, सो डोंट लूज होप, continue with us, and complete with us this GRE course, and we welcome you all to this GRE course. Thank you. Now Mr. Qasim will lead the meeting. Thank you very much, sir. Let me share my screen first. Is it visible? Yes, Yes it sir, is. it's visible. Yes, sir. अच्छा, ICGRE का हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूँ। और अभी हम देखते हैं कि GRE क्या चीज़ है और GRE क्यों देना चाहिए, किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो लोग GRE नहीं देते उस पे GRE देने वालों को क्या एज हासिल होता है। तो इसमें मेरे साथ जो कोड ट्रेनर हैं वो यामीद मोहसिन और आलियान सर हैं, और मॉडरेटर सर सकलैन है। हम एज अ ट्रेनर यहाँ होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमने पढ़ाना है और कोई भी पार्टिसिपेंट जो इसको ज्वाइन करते हैं वो सिर्फ पढ़ेंगे, बल्कि ये एक डिस्कशन सेशन होगा इंशाल्लाह। और हम कोशिश करेंगे कि तमाम पार्टिसिपेंट हमारे साथ मिल के चलें, और जो भी लोग सीरियस होंगे GRE को अटेम्प्ट करने के लिए, अभी ये आइडियल टाइम है इसको प्रिपेयर करके। फॉल 2025 में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन्स के लिए, तो आप हमारे साथ चल के GRE में अच्छा स्कोर लेके इंशाल्लाह सक्सेसफुली फुली फंडेड स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं फॉल 2025 में। तो GRE स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है
जो कि ईटीएस अमेरिकन बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जो लार्जेस्ट एजुकेशनल टेस्टिंग एंड असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइज करता है। और मैक्सिमम यूएसए, कनाडा और बहुत सारी यूरोप कंट्रीज़ में। और अब मैं देख रहा था कि जो हमारी सऊदी अरेबिया में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अब फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रही हैं, उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में भी जीआरई अब मस्ट हो गया है। तो जीआरई की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। कोविड में इसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया था मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, लेकिन अब दोबारा ये जीआरई एडमिशन क्राइटेरिया में एज अ कंपलसरी एलिमेंट शामिल होता जा रहा है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो कि यूएसए नेशनल है अगर कोई, तो उनको भी देना पड़ता है ग्रेजुएट एडमिशन में अपनी प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए। जैसे यूएसए नेशनल्स को इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विस का कोई भी टेस्ट नहीं देना पड़ता। वो अंडरस्टूड है कि वो उनकी प्राइमरी लैंग्वेज है, तो उनको आइल्स वगैरह हमारी तरह नहीं देना पड़ता। लेकिन जीआरई वो देते हैं और जीआरई में वो हमारे साथ compete करते हैं। तो जीआरई इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये आप ईटीएस की वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं, जैसे हम आइल्स बुक करते हैं, और वहाँ से सेंटर सेलेक्ट करके आप इसको अटेम्प्ट करते हैं। जैसे आइल्स में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप पेपर बेस दे सकते हैं या कंप्यूटर बेस दे सकते हैं। तो जीआरई के लिए हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर बेस का ऑप्शन है पाकिस्तान में। तो आप इसको बुक करके कंप्यूटर बेस के लिए सेलेक्ट करके आप दे सकते हैं। इसकी करंट फीस जो पाकिस्तान में है वो $220 है। इसकी ड्यूरेशन तकरीबन अब जो है वो 2 आवर्स है। ये लास्ट सितंबर 2023 में जीआरई शॉर्ट कर दिया गया। पहले ये तकरीबन 4 से 5 घंटे का टेस्ट होता था, जो कि अब शॉर्ट होके सिर्फ 2 घंटे पे रह गया। और इसके लिए दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास सेंटर सेलेक्ट करने के लिए। या तो हम होम बेस्ड ऑनलाइन अपने घर से दे सकते हैं, या फिर हम कोई सेंटर सेलेक्ट करें जो कि पाकिस्तान में सिर्फ फिलहाल 4 सिटीज़ में अवेलेबल है: इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और मुल्तान। तो आप कोई भी सेंटर सेलेक्ट करके वहाँ पे डेट सेलेक्ट करके जीआरई को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप सेंटर बेस्ड दें, होम बेस्ड ना दें, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से हैं। तो हमें अब्रॉड एडमिशन्स के लिए ख़ास तौर पे फंडिंग लेने के लिए हर चीज़ को प्रूव करना पड़ता है, और अपनी स्किल्स को किसी अथेंटिक वे में प्रूव करना पड़ता है कि वाकई हमने ये जो चीज़ सीवी में मेंशन की है, या जो चीज़ हम शो कर रहे हैं, जो रिजल्ट्स हम शो कर रहे हैं, ये वाकई अथेंटिक हैं और हमने अपनी एबिलिटीज़ की बुनियाद पे ही अचीव की हैं। तो जीआरई का जो होम बेस्ड रिजल्ट है उसको पिछले साल भी देखा गया है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट नहीं किया और उस पर सवाल उठाए हैं उसकी अथेंटिसिटी पे। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप सेंटर बेस्ड दें। सेंटर बेस्ड देने में हमें दो तीन फ़ायदे और मिल जाते हैं कि हमें इस तरह की कोई इश्यूज नहीं होते। जैसे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी का इशू है, क्योंकि इस तरह के अगर इश्यूज आपको होम बेस में दौरान टेस्ट अगर आते हैं, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है या आपकी बिजली का कोई इशू हो जाता है, आप एक दफ़ा डिस्कनेक्ट होंगे तो आपका टेस्ट कैंसिल हो जाएगा और आपकी ये फीस जो है ज़ाया हो जाएगी। और अगर आप टेस्ट सेंटर में और वहाँ पे कोई भी इशू होगा तो वो आपका टेस्ट रिकंडक्ट कर सकते हैं और आपको दोबारा चांस मिलेगा। तो आप इन परेशानी से बचने के लिए भी सेंटर बेस दे सकते हैं। और आगे अथेंटिसिटी का भी इशू नहीं है, वो वाइडली एक्सेप्टेड है सेंटर बेस जहाँ जहाँ जीआरई एक्सेप्टेबल है। इसके रिजल्ट की वैलिडिटी 5 इयर्स है, जैसे आइल्स में 2 इयर्स होती है। और इसका रिजल्ट 5 साल के लिए वैलिड है। आप रिजल्ट टेस्ट देने के बाद 5 साल तक इसको यूज़ कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए। इंशाल्लाह आपका पहले साल ही एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 5 इयर्स तक आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस जिसका मैंने बताई कि एडमिशन्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अभी जैसे यहाँ लिखा हुआ है 150+ टॉप यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड आस्क फॉर जीआरई। तो ये एक मिनिमम नंबर है जो कि अब डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि कोविड से पहले मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जीआरई को लाजमी मांगती थी। कोविड में फिर ये एग्जाम्प्ट हुआ, जो कि दोबारा अब यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट कर दिया अपनी एडमिशन रिक्वायरमेंट में इसको ऐड करना। तो ये नंबर बढ़ता जा रहा है और जाहिर है हमने मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को कवर करना है, और हर बंदे की कोशिश होती है कि हम किसी अच्छे ऑप्शन पे जाएं, तो वहाँ पे जीआरई एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा हमारे जो
प्रोफाइल में मुख्तलिफ गैप्स होते हैं, जैसे किसी का अगर जीपीए थोड़ा सा कम है, जैसे मिनिमम जीपीए हम कहते हैं 3 होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, और आइडियल जीपीए 3.5 या उससे ज़्यादा हो तो बेहतर होता है। लेकिन अगर किसी का जीपीए इससे कम है तो वो जीआरई को दे के साथ सपोर्टिव एक एलिमेंट बना सकता है अपनी प्रोफाइल में, ताकि आपकी प्रोफाइल में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएं जिससे आपका हार्ड वर्क और वो शो हो। तो जीआरई इस बात को भी आपकी प्रोफाइल में शो करता है कि आप एक हार्ड वर्किंग कैंडिडेट हैं और आप कमिटेड हैं अपनी ग्रेजुएट स्टडीज़ की तरफ से, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि आगे जो एडमिशन कमेटीज़ हैं वो भी जीआरई की बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस लेती हैं फंडिंग के हवाले से। तो आपको जीआरई उस हवाले से ज़रूर देना चाहिए। रिकमेंडेशन इसकी जीआरई की कि आप कब दें, वो ये है कि अगर तो आप स्टूडेंट हैं और आप अभी अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं 4 इयर्स की, तो आपको रिकमेंडेड टाइम यही है कि आप 3rd से 6th सेमेस्टर के दरमियान जीआरई को अटेम्प्ट करें। आप अपनी समर ब्रेक्स में तैयारी करके दे सकते हैं, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन, इसके रिजल्ट्स की अथेंटिसिटी 5 इयर्स तक होती है, इसलिए आप ये कभी भी दे सकते हैं और आपके लिए इजीली है। इसके अलावा अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो फिर आप जब भी एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आपको जीआरई दे देना चाहिए, ताकि आप अपनी प्रोफाइल में अपनी ईमेल्स में इसका रिजल्ट मेंशन करके प्रोफेसर से बात कर सकें और एडमिशन कमेटीज़ को टारगेट कर सकें। अब जीआरई के एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसका जो टेस्ट आता है वो कैसा होता है। जीआरई के एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 मेन सेक्शंस हैं। एक एनालिटिकल राइटिंग है जिसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है 30 मिनट्स में, और ये शॉर्टर जीआरई की बात है जो अब सितंबर 2023 से मैंने बात की कि शॉर्ट हो गया। उसमें अब जस्ट एक ऐसे लिखना है, पहले ये 2 ऐसे लिखने होते थे। आप 30 मिनट में आपने एक ऐसे लिखना होता है जिसमें वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स को देख रहे होते हैं कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में अपने व्यूज़ और ओपिनियंस कैसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आप किसी चीज़ को अगर सपोर्ट कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरह बयान करते हैं। बाकी 2 सेक्शन जैसे वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, इनमें आपके पास 2 सब सेक्शंस होते हैं। दोनों में क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, और इनके पहले पहले सेक्शन में दोनों में 12-12 क्वेश्चंस होते हैं, और सेक्शन 2 जो इन दोनों का आता है वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, वो 15-15 क्वेश्चंस पे होता है। और इनमें कोई तरतीब नहीं है, ये आपके उस पे बेस करता है कि शायद किसी को वर्बल का सेक्शन 1 पहले आ जाए, शायद किसी को क्वांट का सेक्शन 1 पहले आ जाए। तो ये वेरी करता है आपके टेस्ट पे। कोई भी टेस्ट मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसका एक पेट फॉर्मेट है कि सबसे पहले आपने ऐसे ही लिखना है और उसके बाद वर्बल का सेक्शन आएगा, उसके बाद क्वांटिटेटिव। आपके पास पहले वर्बल भी आ सकता है, क्वांटिटेटिव का सेक्शन 1 भी आ सकता है और एनालिटिकल भी आ सकता है, लेकिन इनके सेक्शन 1 पहले आएंगे, सेक्शन 2 बाद में आएंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो लोग समझते हैं कि शायद हम जितने क्वेश्चंस इसमें करेक्ट करेंगे उतने हमारे नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वर्बल और क्वांटिटेटिव के जो सेक्शंस हैं उनकी जो क्वेश्चन टाइप्स हैं उनका डिफिकल्टी लेवल एक मुहैयर किया जाता है। उसकी आप 3 कैटेगरी समझ लें, इजी, मीडियम और हार्ड। तो उसकी बेसिस पे उसकी वेटेज होती है मार्क्स में। अगर हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं तो उनकी वेटेज मार्क्स में ज़्यादा होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे ने 2 इजी लेवल के क्वेश्चन ठीक किए और एक बंदे ने 2 हार्ड लेवल के क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, तो जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन जिसने करेक्ट किए हैं उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। और ये क्योंकि सेक्शन अडॉप्टिव टेस्ट है, इसका मतलब ये होता है कि वर्बल रीजनिंग में और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में जो आपका सेक्शन 1 आएगा वो इजी टू मीडियम क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होगा, जिसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। अब उन 12 में से अगर आपने सिर्फ 5 सवाल या 5 से कम क्वेश्चंस ठीक किए हैं, बाकी गलत हो गए आपके, तो आपका सेक्शन 2 ना फिर दोबारा इजी टू मीडियम पे ही रहेगा डिफिकल्टी में। ठीक है, और आपके मार्क्स उस हिसाब से फिर कम हो जाएंगे टोटल जो आप मतलब ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके 5 से ज़्यादा मतलब 6 से 8 क्वेश्चन ठीक होते हैं तो फिर आपका मीडियम से हार्ड लेवल पे जाएगा। और अगर आपके 9 से 12 क्वेश्चन ठीक होते हैं सेक्शन 1 में, तो फिर आपका सेक्शन 2 जो है
वो हार्ड लेवल पे ज़्यादा रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन हार्ड लेवल से आते हैं और कुछ मीडियम से आएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके सेक्शन वन को, कि आप सेक्शन वन किस तरह अटेम्प्ट करते हैं, और उसी की बेसिस पे फिर आपके मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। इसकी जो मार्किंग है वो एनालिटिकल राइटिंग में जो आप ऐसे लिखते हैं वो आइल्स की तरह बैंड स्कोर में आती है, और वो हाफ इंक्रीमेंट बेसिस पे होती है। जैसे पॉइंट में भी आपको बैंड मिल सकता है, 0 to 6 इसका मार्किंग क्राइटेरिया है। मतलब 5.5 भी आ सकता है, 2.5 भी आ सकता है। अलबत्ता जो वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है उसमें जस्ट आपको 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट मिलता है। मतलब कि आपको पॉइंट में आंसर नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। 130 से 170 के दरमियान आपका स्कोर आ सकता है। इसमें ये जो 130 है ये बेस लिमिट है। मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन वर्बल में और क्वांटिटेटिव में अटेम्प्ट नहीं करते, या आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं अटेम्प्ट करने के बाद, तो आपको 130 स्कोर वो देते ही देते हैं। मतलब कि आपका 130 वर्बल और 130 क्वांटिटेटिव का जो स्कोर है, ये मिलके 260 आपका रिजल्ट आता ही है 340 में से। बाकी 40 मार्क्स हैं दोनों सेक्शंस में, जो आप खुद ले सकते हैं अपने क्वेश्चंस की अटेम्प्ट करने पे। और इसमें 290 से बिलो जो है वो फेल कंसीडर होता है। नॉर्मली इसको कोई भी कहीं भी मेंशन नहीं करता फिर। और मिनिमम जो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए स्कोर है वो 300 है, और डिज़ायर स्कोर 310 से अबव है। और वो आप फिर जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा। आप सेक्शंस की बात कर लेते हैं कि हर सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें असेस की जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्वांट का सेक्शन देखते हैं। क्वांट जैसे हमें मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि इसमें हमारी बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स को चेक किया जा रहा होता है। जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट हमने अपनी स्टडीज़ में एफएससी लेवल तक मैक्सिमम पढ़े हैं, उन्हीं में से वो चीज़ें देखी जा रही होती हैं। और ये बड़ा आसान होता है। हम एशियन के लिए मैथ्स वैसे भी हम आसान समझते हैं। थोड़ी सी अगर हम इस पे तवज्जो दें तो हम मैथ में 170/170 भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैथ्स में ज़ाहिर है आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चंस को समझ के सॉल्व करेंगे, उतना इजी है। जीआरई में एक जो हम पे तलवार लटक रही होती है वो टाइमिंग की है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको टाइम टेकिंग होते हैं। जैसे डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन हैं जो आपका टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। तो उनको जब तक आप इनफ प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, या आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सही पता नहीं होंगी कि आपने उनको टैकल कैसे करना है, तो आप उनको टाइमली सॉल्व नहीं कर पाएंगे और वो बाकी क्वेश्चंस का टाइम ले लेंगे। इसलिए ये है तो आसान हमारे लिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जीआरई को आप फुल टाइम तैयार करें। आई कोड गुरु पे भी ये रिकमेंड किया जाता है कि जब आप जीआरई या आइल्स देना चाहते हैं तो फिर आप उसकी तैयारी फुल टाइम करें। उसके साथ आप बाकी चीज़ें बेशक छोड़ दें फिलहाल। और लास्ट मंथ जो होगा जीआरई के लिए या आइल्स के लिए, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ उसी की तैयारी करें ताकि आप उसमें मैक्सिमम स्कोर ले सकें। क्वांट के सेक्शन में 4 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, और इनकी एग्जांपल्स हम आगे देखते हैं, फिर वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अनम्यूट करके काइंडली बीच में मुझे रोक के पूछ सकते हैं। बाकी हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेशन भी करेंगे, उसमें भी आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे। लेकिन अगर किसी का बीच में स्लाइड से हवाले से या कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे रोक सकते हैं। अभी क्वांटिटेटिव कंपैरिजन जो है उसका ये एग्जांपल आपके सामने दी हुई है। क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी दी हुई है। इसमें हमें दो क्वांटिटीज दी होती हैं और उनके दरमियान हमने कोई भी रिलेशन बताना होता है। जैसे क्वांटिटी ए क्वांटिटी से बड़ी है, बी से बड़ी है, या क्वांटिटी बी ए से बड़ी है, या ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं, या इन दोनों में कोई भी रिलेशन कायम नहीं हो रहा। जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है, जैसे अभी इस एग्जांपल को देखें तो 54% ऑफ 360 और क्वांटिटी बी में 150 दिया हुआ है। आप में से कोई बता सकता है 54% ऑफ 360 क्या बनेगा? आप बेशक कैलकुलेटर यूज कर लें और बता दें।
194 बनता है। 194 बनता है, ठीक है सर, थैंक यू। इसमें अब आपके पास सामने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, अगर आप यहाँ से भी देखते तो आपको आइडिया हो जाता कि 180 उसका मिनिमम 150% है, तो इससे ज़्यादा ही होगा। अच्छा, इसको अब देख लें, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्वेश्चन, ताकि हमें उसको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जैसे क्वांटिटी बी में सिर्फ 150 दिया हुआ है, और क्वांटिटी ए में वो कह रहा है 54% ऑफ 360, जो कि सर सकलैन ने बताया 194 है। तो ऑब्वियसली हमें पता है 194 150 से बड़ा है, तो क्वांटिटी ए हमारी क्वांटिटी बी से ग्रेटर आ गई। अब ये जो नीचे ए बी सी डी के ऑप्शंस हैं, ये हो सकता है कि उधर टेस्ट में आपको इसका गिवन ना हो, लेकिन आपको ये अंडरस्टूड होता है कि जो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें पहले ऑप्शन पे क्वांटिटी ए ग्रेटर होती है, ऑप्शन बी पे क्वांटिटी बी ग्रेटर होती है, सी पे ये दोनों इक्वल होते हैं, और डी पे कोई भी रिलेशन कायम नहीं होता। ये अगर आपको रिलेशनशिप वाली बात समझ नहीं आ रही, तो ये हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, तो आपको ये बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है कि कोई उनके दरमियान रिलेशन कायम नहीं हो रहा। इन शॉर्ट इसका ये है कि ऊपर वाले तीनों ऑप्शंस अगर आपके उसमें अकेले सेलेक्ट नहीं हो रहे, मतलब क्वांटिटी ए क्लियरली बड़ी नहीं आ रही, किसी केस में वो बी बड़ी आ रही है, किसी में ए बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप कोई एक ऑप्शन ऊपर से सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर आप क्वांटिटी डी, ऑप्शन डी की तरफ चले जाते हैं, जो कि रिलेशनशिप आप डिटरमिन नहीं कर पा रहे कि ए बड़ी है या बी बड़ी है या ऑल केसेस में ये इक्वल है। तो फिर आप क्वांटिटी ऑप्शन डी की तरफ चले जाते हैं, जो कि रिलेशनशिप हम बताते हैं कि डिटरमिन नहीं कर पा रहे। तो ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के क्वेश्चंस हैं। और जिस तरह ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहा है, इस तरह क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो ट्रिकी होते हैं और आपका टाइम ले लेते हैं। दूसरी इसकी टाइप है, सेकंड और थर्ड टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। किसी में आपने सिर्फ एक आंसर सेलेक्ट करना होगा। जैसे अभी ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है और हमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम एक्स के लिए इक्वेशन अगर सॉल्व करें, तो हमें एक्स की सिर्फ एक वैल्यू कोई मिलेगी, जो कि इन पांच ऑप्शन में से कोई एक होगी, उससे हम सिलेक्ट करेंगे और आंसर दे देंगे। इसी तरह जो दूसरी टाइप है, उसमें आप एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन समझेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें वो हमसे पूछ क्या रहे हैं और इसके मैक्सिमम या पॉसिबल आंसर्स कितने हो सकते हैं। तो इसमें देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स आर मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 3। अब वो बता रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कितने ऑप्शन हैं जो 2 और 3 के मल्टीपल्स हैं, जिन पे 2 और 3 का टेबल जा रहा है। तो वो अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन सी है, और जो 12 है उस पे दोनों का टेबल जाता है, डी में 18 है उस पे भी जाता है, और एफ पे 36 है उस पे भी जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, जिसमें मोर देन वन आंसर हमने पिक करने होते हैं, उसमें एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि अगर हम एक भी चॉइस गलत सेलेक्ट करते हैं और बाकी सही आंसर देते हैं, तो वो हमारा आंसर गलत कंसीडर होगा। हमें आधा आंसर करेक्ट करने के कोई मार्क्स नहीं मिलते जीआरई में। तो इसलिए कोशिश करके हमने इंशाल्लाह उसकी सारी ऑप्शंस को बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज करके सिलेक्ट करना होगा, ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन ठीक हो। और लास्ट ऑप्शन आ जाता है, लास्ट इसकी क्वेश्चन टाइप जो है वो न्यूमेरिक एंट्री क्वेश्चंस हैं। इसमें डाटा एनालिसिस के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमें कोई भी चार्ट दिया जा सकता है। जैसे ये एक टेबल दिया हुआ है, इसकी जगह पाई चार्ट, बार ग्राफ, कुछ भी हमें दिया जा सकता है। जैसे रिपोर्ट राइटिंग में बहुत सारी डायग्राम्स की टाइप्स हैं जो आइल्स के पार्ट राइटिंग पार्ट 1 में होती हैं। वो सारी जो टाइप्स हैं डायग्राम्स की, वो यहाँ पे दे के हमसे उसके बारे में क्वेश्चन या कोई सिनेरियो दे के हमसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर द लार्ज कार सोल्ड एट एन ऑक्शन दैट इज समराइज्ड इन द टेबल अबव, व्हाट वाज द एवरेज सेल प्राइस पर कार। अब ये लार्ज कार्स और स्मॉल कार्स की ऑक्शन शीट समझ लें दी गई है, या रिजल्ट दिया गया है एक ऑक्शन का कि उसमें स्मॉल और लार्ज कार्स सोल्ड आउट हुई हैं, और उन्होंने ऑक्शन से पहले कुछ प्रोजेक्टेड सेल्स की थी कि इतनी हो सकती हैं, प्रोपोज की थी, और एक्चुअल सेल्स भी दी हुई हैं कि जो ऑक्शन में सेल हुई हैं। तो उस हवाले से एक क्वेश्चन पूछा गया। इसको भी वही मैथमेटिकल तरीके से आप सॉल्व करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये न्यूमेरिक एंट्री के क्वेश्चंस हैं।
इसके बाद हम प्रिपरेशन मटेरियल देख लेते हैं जो हम इस कोर्स में भी लेके चलेंगे और वैसे भी रिकमेंडेड है, जो आप अपने तौर पे प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए कि आप किस तरतीब से जीआरई की मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीआरई की क्वांट सेक्शन में आपको जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से है तो उसको ज़ाहिर है इसका एज मिलेगा, उसके रिफाइन होंगे कॉन्सेप्ट्स, या वो अभी भी अपनी फील्ड से अगर टच है तो उनको ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग अब मेरी तरह नॉन नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं, हमने ज़ाहिर है मैट्रिक एफएससी लेवल तक तो मैथ पढ़ा ही है, चीज़ें हमें आती हैं लेकिन हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है। और क्योंकि जीआरई में टाइम बहुत कम होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, इसलिए हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कॉन्सेप्ट, तब जाके हम इसको कवर कर पाएंगे। इसलिए मैथ्स कॉन्सेप्ट्स को हमें एक दफ़ा रिव्यू और रिव्यू करना होगा, रिपीट करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। तो उसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन हम इस कोर्स में मैनहट्टन की जो फंडामेंटल ऑफ जी मैथ मैथ की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बुक है उसको लेके चलेंगे। उसके 10 चैप्टर्स हैं और हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी उसको गो थ्रू करके, क्योंकि उसमें बहुत इजी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया गया है और उसमें हर चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से कवर्ड है। तो वो हम लेके चलेंगे। वो करने के बाद हम वो फिर स्ट्रेटजी गाइड्स की तरफ आएंगे, जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और स्ट्रेटजीज बताई गई हैं कि हम इसको किस तरह चलेंगे। तो इसके अलावा ईटीएस की एक ऑफिशियल बुक भी है जो ये सेकंड ऑप्शन पे लिखी हुई है, मैथ रिव्यू बाय ईटीएस। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, अगर कोई इसको पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है, लेकिन हम मैनहट्टन वाली बुक को फॉलो करेंगे। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ राइटिंग स्टाइल का फर्क है। तो कॉन्सेप्ट्स आप किसी भी बुक से पढ़ें, कॉन्सेप्ट ज़ाहिर है एक ही होगा। जैसे फैक्टर निकालने हैं तो वो उसका तरीका एक ही है, वो आप मैनहट्टन से पढ़ें, ईटीएस से पढ़ें या किसी और बुक से पढ़ें, वो आपको अंडरस्टैंड करना है सिर्फ। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए आप कोई भी बुक ले लें। उसके बाद हम मैनहट्टन की ये 6 स्ट्रेटजी गाइड्स हैं जो कि क्वांट के डिफरेंट चैप्टर्स को कवर करती हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इनको फिर स्टार्ट करके इनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि इनमें तमाम स्ट्रेटजीज दी गई हैं कि आप हर कॉन्सेप्ट को, हर क्वेश्चन टाइप को किस स्ट्रेटजी के तहत जल्दी एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, हमें स्ट्रेटजीज का आइडिया हो जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि हम जीआरई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ईटीएस का ऑफिशियल मटेरियल ही रेकमेंड करते हैं, क्योंकि और कोई भी जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मैनहट्टन है, प्रिंसटन है, या और भी जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे, वो अ, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं बना पाते जिस लेवल के ईटीएस के रियल टेस्ट में आते हैं। तो ईटीएस जो अपनी ऑफिशियल गाइड्स अपनी वेबसाइट पे देता है, उसमें वो रियल टेस्ट से मिलते जुलते और उस लेवल के क्वेश्चन है, और सब रेकमेंड करते हैं कि आप जो प्रैक्टिस है वो ईटीएस की ऑफिशियल मटेरियल पे ही करें। तो उस हवाले से ईटीएस का क्वांट और वर्बल के लिए एक एक बुक अवेलेबल है, जो कि मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। और उनमें 150 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि हम इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे। और उस समय फिर ऊपर जो हमने स्ट्रेटजी गाइड्स पढ़ी होंगी, स्ट्रेटजीज और टिप्स एंड ट्रिक्स हमने जो डिस्कस की होंगी, वो इंशाल्लाह हम अप्लाई करेंगे। और जब हमारी ये ईटीएस के ऑफिशियल अवेलेबल मटेरियल पे प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद फिर लास्ट काम रह जाता है हमारा कि हम मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करें। और ईटीएस पे 2 मॉक्स हमें अवेलेबल होते हैं फ्री, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप की प्रैक्टिस और आपकी तैयारी किस लेवल पे है। अगर तो आपका फिर और भी फ्री रिसोर्सेज हैं मॉक्स देने के, वहाँ से वो जब मॉक्स पे हम आएंगे तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और फिर आपको कंसिस्टेंटली मॉक्स देने हैं, और उसमें अगर आप एक अच्छा स्कोर कंसिस्टेंटली ले रहे हैं, जैसे 310 प्लस या 320 तक आपका स्कोर हर मॉक में आ रहा है, तो फिर आप कॉन्फिडेंट होंगे और इंशाल्लाह फिर आप जीआरई दे सकते हैं और आप रियल एग्जाम में भी उतना स्कोर आराम से ले सकते हैं। इसके बाद वर्बल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। इसमें हमारी वो जो स्किल्स एवेलुएट करते हैं, जो एबिलिटीज देखते हैं ईटीएस वाले, वो उसमें यही है कि जो रिटर्न मटेरियल आपको दिया जाता है उसमें आप कितना अच्छे से उसमें से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन
लेके आंसर दे सकते हैं। और आप डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट सिनेरियोज में यूज होते हुए उसका मीनिंग करेक्टली कैसे ले सकते हैं। क्योंकि जीआरई में बहुत सारी वर्बल में उनको अप्लाई करके जीआरई की जो वोकेबलरी है उसके क्योंकि हम नॉर्मली इंग्लिश जब पढ़ते हैं ज़्यादातर हम फर्स्ट मीनिंग को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जीआरई में सेकंड और थर्ड मीनिंग भी जो बनता है उसको भी लेके वर्बल में यूज़ करके हमसे पूछा जा रहा होता है कि अब इस सिनेरियो में इसका ये मीनिंग बनता है तो आप बताएं, और या आप उसको एनालाइज करके आप बता सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं सही कि इसमें इसको इस मीनिंग में इस्तेमाल करके पूछा जा रहा है हमसे। तो ये चीज़ें होती हैं, और इसके लिए ज़ाहिर है हमारी वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। जीआरई में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो डे टू डे इंग्लिश के नहीं होते। उसके लिए हमें पहले वोकेबलरी तैयार करनी पड़ती है। हम एशियंस के लिए मैथ तो आसान है, लेकिन वर्बल थोड़ा सा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है अगर आप सीरियसली इसको करना चाहते हैं। अब इसकी क्वेश्चन टाइप्स देख लेते हैं। इसमें तीन किस्म के क्वेश्चंस हैं: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टेक्स्ट कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस। ये तीन टाइप्स हैं जिनकी एग्जांपल्स हम देखते हैं आगे, फिर आपको आइडिया होगा। सेंटेंस इक्विवेलेंस नॉर्मली हम अपने ज़ाहिर है जो पेपर्स देते रहे इंग्लिश में भी और मल्टीपल चॉइस जैसे होती है, ये वैसे ही फिल द ब्लैंक्स होती हैं। और इसमें आपने नीचे से ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट करना होता है जो कि सूटेबल होता है, और ऊपर डिस्क्रिप्शन में हमेशा दिया होता है कि आपने इन क्वेश्चंस में कितनी चॉइसेस को सिलेक्ट करना है। कई दफ़ा ये मल्टीपल ब्लैंक्स भी आती हैं, तो उनके हवाले से ऊपर आप पढ़ सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन से ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है: फॉर क्वेश्चन 1 to 4 सिलेक्ट द टू आंसर चॉइसेस दैट व्हेन यूज्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, fit the meaning of the sentence as a whole and produce completed sentences that are alike in meaning। तो आपने जाहिर है टू आंसर चॉइसेस इसमें से सिलेक्ट करनी है, और वो दोनों आपस में सिनोनिम भी होंगे, तभी वो इस सेंटेंस में फिट हो सकती हैं। तो ये प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आपको आइडिया होगा। सेकंड टाइप होती है रीडिंग कम्प्रिहेंशन। ये भी हम अपने इंग्लिश पेपर्स में देते रहे हैं कि हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस हवाले से फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होते हैं यहाँ पे कि आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। वैसे हमने जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ी होती है उसमें तो कई दफ़ा क्वेश्चन दिया होता है, हमें आंसर लिखना होता है पैराग्राफ पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, पैराग्राफ कुछ समझना पड़ता है, और उसके बाद उससे रिलेटेड हमें ऑप्शन दिए होंगे क्वेश्चंस में जो कि हमने चूज करने होंगे। थर्ड ऑप्शन भी फिल द ब्लैंक्स की तरह ही है, टेक्स्ट कंप्लीशन, और इसमें मल्टीपल ब्लैंक्स आ सकती हैं, और हर ब्लैंक के लिए देखें अब अलहदा ऑप्शन दिए हुए हैं, इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें अगर आप एक ब्लैंक सही आंसर करते हैं और दूसरी ब्लैंक गलत आंसर करते हैं तो आपका पूरा आंसर पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कंसीडर होगा और आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम सारे आंसर्स करेक्ट दें। अब इसके मटेरियल की बात कर लें तो इसमें भी जिस तरह हमने क्वांट में बात की थी कि बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लेके चलेंगे, तो वर्बल में जो बेसिक हम समझते हैं वो वोकेबलरी है। क्योंकि वोकेबलरी हमें नहीं आएगी तो जीआरई में जो क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे इनमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं जिससे हम ना ये सेंटेंस ना ये पैराग्राफ हम ये समझ नहीं सकेंगे। तो जब तक हमें उन वर्ड्स का आंसर नहीं पता होगा, वोकेबलरी हमारी इतनी अनफ नहीं हो चुकी होगी कि हम वो समझ सकें, तो हम आगे चल नहीं सकेंगे। इसलिए सबसे पहला स्टेप जीआरई के वर्बल के लिए कि आप अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करें, वोकेबलरी को प्रिपेयर करें। उसके लिए रिकमेंडेड जो टेक्निक है वो फ्लैश कार्ड्स हैं। आप किसी भी वेल नोन प्लेटफॉर्म से फ्लैश कार्ड्स के थ्रू वोकेबलरी याद करना शुरू कर सकते हैं। रिकमेंडेड मगूश के फ्लैश कार्ड्स हैं। मगूश की एक वेबसाइट है जिस पे फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल हैं, वो मैं आपको अभी उसका व्यू भी दिखा देता हूँ। हमारे पास टाइम कम है, लेकिन अगर ना हुआ तो कल हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते ही आपको ये चीज़ें दिखा के फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। तो उससे फ्लैश कार्ड्स हैं, उससे आप मिनिमम 600 to 700 वोकेबलरी वर्ड्स तैयार करें जो आप डेली बेसिस पे आज से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 से 10 वर्ड्स, 15
15 वर्ड जितने भी आपकी इजाज़त दे स्टडी टाइम, तो आप उस हवाले से इसको लेके चलें। जब आप इनफ वोकेबलरी वर्ड्स आपके तैयार हो जाएंगे, फिर जो वर्बल की गाइड्स हैं ऑफिशियल ईटीएस की, उन पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है फिर हम उन पे आएंगे और उनको टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू एक तो प्रैक्टिस करते जाएंगे, दूसरा ये है कि उनमें जो फिर मुश्किल वर्ड्स आएंगे उनको हम हाईलाइट करके उनको भी प्रिपेयर करेंगे। अगर हमारी वोकेबलरी में वो नहीं आए और वो हमारे लिए न्यू है, तो हम उनको भी नोट डाउन करके उनको फिर लेके चलेंगे। इसके अलावा अगर किसी के पास टाइम हो तो मगूश जीआरई वर्बल वीडियोस हैं। ये आप सिर्फ स्ट्रेटजी समझने के लिए, क्वेश्चन टाइप्स को समझने के लिए ज़रूर देख सकते हैं। मगूश के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करने की ज़रूरत। प्रैक्टिस क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जैसे बताया कि ऑफिशियल ईटीएस की वेबसाइट से ही हम करेंगे। जो भी अवेलेबल ऑफिशियल मटेरियल है हम सिर्फ उसी पे फोकस रहते हैं, ताकि हम रियल टेस्ट के करीब तर रहें। क्योंकि ईटीएस का जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वही सिर्फ रियल टेस्ट के मुताबिक होते हैं, और बाकी तमाम रिसोर्सेज थोड़ा सा उससे डिफरेंट होते हैं, या आसान कह लें आप, आसान होते हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं करवाते। और इसमें भी इस तरह ही है, जब हमारी वोकेबलरी इनफ हो जाएगी, ईटीएस की ऑफिशियल गाइड हम कंप्लीट कर लेंगे, उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर लेंगे, और हम कॉन्फिडेंट होंगे कि अब ये क्वेश्चंस हम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो फिर हम मॉक देना स्टार्ट करेंगे। और मॉक में अगर हमारा उसी तरह कंसिस्टेंट स्कोर आता है, तो फिर हम रियल जीआरई अटेम्प्ट कर सकते हैं बुक करके। लास्ट सेक्शन जो ऐसे राइटिंग का है, उसमें जो हमारी स्किल्स को असेस किया जा रहा होता है, उसमें ये है कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में अगर उसकी फेवर में लिखना चाहते हैं या उसके अगेंस्ट लिखना चाहते हैं, तो आप अपने आइडियाज़ को कितना क्लियरली और इफेक्टिवली बयान करते हैं, और अपने आइडियाज़ को डिफरेंट रीजंस और एग्जांपल देके कितना अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए ये एक एग्जांपल क्वेश्चन है। इसके लिए, अ नेशन शुड रिक्वायर ऑल इट्स स्टूडेंट्स टू स्टडी द सेम नेशनल करिकुलम अंटिल दे एंटर कॉलेज। Write a response in which you discuss the extent to which you agree or disagree with the recommendation and explain your reasoning for the position you take। तो इसका का क्वेश्चन आएगा। इसके लिए जो रिकमेंडेड है बातें वो ये हैं कि आप जीआरई क्या ये जो सेक्शन है इसको स्टार्ट में बिल्कुल ना देखें। इसको जब आप जीआरई बुक करते हैं तो 15 डेज पहले इसकी प्रिपरेशन तैयार करें। और ग्रेग मैक एक मटेरियल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, उनके ऐसे टॉपिक्स वहाँ पे दिए होते हैं, वहाँ से आप टॉपिक चूज करें और हर रोज़ एक ऐसे लिखना शुरू करें। लास्ट 15 डेज में आप 15 से 20 ऐसे लिखें, और आप की प्रैक्टिस इनफ हो जाएगी कि आप रियल में जो भी रियल टेस्ट में जो भी टेस्ट आएगा वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो और इसके स्कोर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। जो पीएचडी टारगेट करते हैं उसमें थोड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि आप किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि आगे आपने रिसर्च में जाना होता है। लेकिन मास्टर्स के लिए इस चीज़ को तकरीबन इसका रिजल्ट इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इसकी प्रैक्टिस ना करें और 0 to 6 बैंड में आप 1 या 2 बैंड मिनिमम लें, ऐसा नहीं है। इसमें मिनिमम आपका 4 बैंड आना चाहिए, क्योंकि आप इनफ अपनी स्किल्स शो करें कि आप आगे ज़ाहिर है मास्टर्स में भी आपने पेपर अटेम्प्ट करने हैं, आप अपने आइडियाज़ को बयान करते हैं, तो आप इतना ज़रूर शो कर सकें कि आप में एबिलिटी है कि आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा मटेरियल था। इंशाल्लाह कल से हम क्वांट को स्टार्ट करेंगे। क्वांट का जो फाउंडेशन ऑफ जीमैट की बुक है वो कल से हम, जो ये बुक्स की बात की गई ये हम सारी आपको शेयर भी कर देंगे। स्लैग में मैं एक ड्राइव शेयर करता हूँ जिसमें ये तमाम मटेरियल अवेलेबल है। आप वहाँ से बुक्स भी देख सकते हैं। और जो लोग सीरियस हैं जीआरई देने के लिए, उनको मैं वेलकम करूँगा कि वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। कल से हम मिल के चलेंगे। जो लोग मैथ बैकग्राउंड से हैं उनसे हमें फ़ायदा भी मिलेगा इंशाल्लाह। और कल से हम फाउंडेशन ऑफ जी मैट की बुक जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, हमारे पास 2-3 मिनट बाकी हैं। जी जी। जी, मोहम्मद सर अली जी साहब सर पूछे आप। हाँ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्वेश्चन सर पूछें आप। सर मैं पूछ रहा था कि अभी ना मैं सितंबर तक चाह रहा हूँ कि या जीआरई दूँ या आइलेट्स दूँ।
मतलब स्कॉलरशिप के लिए, एमएस के लिए, तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि अभी ये 2 महीने में आइलेट्स के लिए तैयारी करूँ या जीआरई? देखें मैं इसका आइल्स आंसर तो, जी जी सर आप दे दें। देखिए, अगर आप 2 महीने के लिए आपके पास टाइम है ना, तो आपके लिए बेटर यही होगा कि अगर आप जीआरई अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आप जीआरई एक दफ़ा अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि अगर आप जीआरई आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपकी वर्बल की तैयारी हो जाएगी, जिससे ये होगा कि आप आइट्स इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके 10 दिन बाद ही अगर आपको आइट्स अटेम्प्ट करना हुआ तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग और राइटिंग अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है सिर्फ जीआरई की प्रैक्टिस करने से। ठीक है। लेकिन आपके लिए जो बेस्ट है वो आप ये है कि आप इसको जीआरई को प्रिपेयर करें, और 2 महीने में आसानी से इजीली प्रिपेयर हो जाएगा ये। ओके सर, थैंक यू। सर ओके। हेलो हेलो सर। जी जी। सर ये नेक्स्ट ईयर जिसने अप्लाई करना हो तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जैसे लीड कोड भी करना है और आइट्स भी बेसिकली करनी है, उसके बाद जो है जीआरई भी करनी है, तो सर ये उसके लिए क्या? आप 2025 के लिए कर रहे हैं कोशिश एडमिशन में?